देखते हो सबसे बड़े पाकिस्तान। अब हम कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में सर्वर्स पर देखें तो वहाँ पर साइबर हमलों में भी तेज़ी आ रही है, वहाँ पर भी इजाफा देखने में आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। साइबर माहिरीन समझते हैं कि वक्त के साथ साथ इन हमलों में और शिद्दत भी आ सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान को कबल अज़ वक्त अपने डेटा की सिक्योरिटी और निगरानी के लिए इक़दाम करने होंगे। अब हम नेशनल बैंक की बात कर लेते हैं। गुज़श्ता दिनों साइबर हमले का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ हुआ था। अगरचे स्टेट बैंक के मुताबिक इस हमले में किसी माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली हैं, ताहम बैंक की कस्टमर सर्विसेज पर इसका असर पड़ा था। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने भी खबरदार किया है कि कई पाकिस्तानी इदारे, बैंक्स और अहम कंपनीज जो हैं वो साइबर हमलावरों के निशाने पर हैं, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में यौमिया लाखों साइबर हमले जो हैं वो नाकाम बनाए जाते हैं, लेकिन हमें वक्त के साथ साथ इन माहिरीन की तादाद में इजाफा भी करना होगा। हाँ जी, वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक साहब ने इंकशाफ किया कि हमारे इदारे और सार्फिन का डेटा है और वजारत IT की हिदायत पर अमल ना किया तो फिर नुकसान भी हो सकता है। हर इदारा अपने सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी सेटअप को लागू करे, ये बहुत अहम मामला है। और अब जबका हम मोबाइल एप्लीकेशंस पे जा चुके हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं बैंक के हवाले से ख़ास तौर पे, और उसमें हमारा डेटा होता है। फिर एंड्रॉयड की ख़ास तौर पर बात कर ली जाए, आईफोन यूज़र्स वैसे समझते हैं कि जी कि हम बड़े सेफ़ हैं, क्या ये बात भी दुरुस्त है कि नहीं, इस पर भी बात करनी है। और दूसरा, हम अपना डेटा एक तो खुद दे बैठते हैं, दूसरा साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं जिस तरह से नेशनल बैंक पर हुआ, तो हम कितने तैयार हैं इस पर हमने बात करनी है। और दूसरा इकरा, हमें एक तो यह है कि जी कि बैंक्स को अपनी साइबर सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करना है। दूसरा, हमें भी समझना है कि हमारे ऊपर भी ये इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, हमारे अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। बिल्कुल ऐसी हम इस सारी सूरत हाल पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टास्क फोर्स पर सैयद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सैयद अहमद साहब। हमें ये बताइएगा, क्योंकि जैसे हमने देखा भी हाल ही में नेशनल बैंक पर भी साइबर हमला और इसी तरह से मजीद साइबर हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जब ये रिपोर्ट हो रहे होते हैं तो इनकी कोई लोकेशन का पता चल सका अब तक, कोई इस तरह की सिचुएशन की हमें पता चल सके कि ये किस तरह किस जगह से हम ये हमले जो हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये हमले मोस्टली जो हैं इंटरनेशनल हमले हो रहे हैं, जिसमें कंट्रीज लाइक इंडिया, रूस, रशिया, ईरान या दूसरे मुल्कों से अटैक्स हो रहे हैं। मगर ये जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसकी भी लोकेशन का पता चलेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये इंटरनेशनल। ठीक है सैयद अहमद साहब, हमें ये बताएं कि अब साइबर हमलों की जद में इवन बैंक्स भी आ रहे हैं, और हम तो बहुत ज़्यादा परेशान चलें, बाकी चीज़ों में शायद हम उतने परेशान नहीं होते, पैसों के मामले में तो परेशान होना भी चाहिए है। और हम इंटरनेशनली भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इस तरीके से अटैक्स हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान तैयार है? क्या हमारे पास ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड मौजूद है? हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम मौजूद है? जी, जैसे आपने कहा कि साइबर हमलों की जद में ज़्यादातर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये जो फाइनेंशियल इदारे होते हैं ये सबसे बड़ा टारगेट होते हैं। और इस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT ने काफ़ी पिछले कुछ महीनों से, बल्कि पिछले साल से काम कर रहे हैं और लीडरशिप भी प्रोवाइड की है। उसके हवाले से नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई और उसके हवाले से एडवाइजरीज भी जारी की गई। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे ख्याल में हमारे पास जो एक माइंडसेट चाहिए और जो कल्चर चाहिए सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और डिजिटल के हवाले से, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि IT को अभी तक कॉस्ट सेंटर के तौर पे देखते हैं, उसमें उसको बजाय कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जाए उसके अंदर, वो अभी तक देखने में नहीं आ रही। तो उस हवाले से हमारे जो मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी इशू रेज करने की कोशिश की कि अगर हम लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे और इस एरिया में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा। ठीक है सैयद अहमद साहब, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं कि जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जद में होते हैं, कोशिश भी अटैकर्स की यही होती है कि इसके ऊपर अटैक किया जा रहा हो, लेकिन इसके अंदर हुकूमत की तो जिम्मेदारी ये नहीं होनी चाहिए कि बैंक्स खास तौर पर या दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पर लाजिम करार दिया जाए कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो तजावीज़ दी जा रही हैं, उन पर आपको अमल करना ही होगा? जी, स्टेट बैंक का इस हवाले से एज अ रेगुलेटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस भी है। उनके पास अपनी सर्ट भी है, एज अ रेगुलेटर भी है। सर्ट जो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स होती हैं,
मगर अनफॉर्चुनेटली बैंक्स के अंदर कंप्लायंस तो की जाती है, मगर जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो अभी तक देखने में नहीं आ रही है। और इस हवाले से अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा सख्ती इस हवाले से करनी पड़ेगी, जिसमें जो नेशनल लेवल पे, सेक्टोरल लेवल पे जो भी सिफारिशात हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मनोमन पूरा किया जाए, बजाय कि सिर्फ दिखाने के लिए कंप्लायंस की जाए। बिल्कुल। अच्छा सईद अहमद साहब, लेकिन ये जिस तरह से हमारे सामने बार बार केसेस भी आते हैं, बार बार चीज़ें आ रही होती हैं हमारे सामने, इन केसेस की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? और अगर हम साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की बात करें तो आप नहीं समझते कि मुल्क की मैशियत और कौमी सलामती के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है? जी, फ्यूचर इज ऑल अबाउट डिजिटल, और अगर डिजिटल में हमें तरक्की करनी है, नॉलेज इकोनॉमी में, तो सबसे पहले हमें साइबर सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत है। उस हवाले से मेरे ख्याल में जो नेशनल पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तेजी से जारी है। अगले 6 से 8 महीने के अंदर ये पूरे पाकिस्तान में नेशनल सर्ट्स और जो इसके अंदर रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और इसमें ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास इस पाकिस्तान के लोगों की जो जितनी तादाद में रिक्वायरमेंट नहीं अवेलेबल, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में अगले साल ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके अंदर एक तो यूनिटी ऑफ कमांड, हमारी जो फॉर एग्जांपल आईटी मिनिस्ट्री जो कोशिश कर रही है, उसमें बाकी पूरे मुल्क में प्रोविंसेस लेवल पे, फेडरल लेवल पे एक स्ट्रेटेजिकली इसको अंडर वन कमांड लेके चला जाए। उसमें ये जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का बहुत रोल होगा, मगर अगेन उसके हमें नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट इदारों में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं सईद अहमद साहब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो है कि जी के इदारों को क्या काम करना चाहिए। अब हम ज़रा सारिफीन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनकी तो फिर भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से देखें प्रोटेक्शन बड़ी तगड़ी होती है। इदारों की हम बात कर रहे हो, फिर भी अटैक्स हो जाते हैं, लेकिन आम सारिफ है जिसके मोबाइल में अब एप्लीकेशंस हैं, उनका वो इस्तेमाल कर रहा है, यूजेज का हमें पता नहीं है कि हमने किस तरह से करना है, हमारे अकाउंट से पैसे इधर उधर हो सकते हैं, हैक हो सकती हैं चीज़ें। आम आदमी को इसकी समझ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप क्या समझते हैं कि वो कितने खतरे में है कि जब सारा कुछ अब मोबाइल पे है, एक क्लिक के ऊपर है? जी, ये बहुत बड़ा, अब जैसे जैसे सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स और लोगों की इवन एजुकेशन से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है, और उनका जो सारे डॉक्यूमेंट सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके घर में इंटरनेट से लेकर मोबाइल डिवाइसेस ये सारी सिक्योर हों। रिसेंट स्टडी में ये देखा गया कि घरों के वाईफाई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं और ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती। सो उस हवाले से एक तो बहुत ज़्यादा ये इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। आजकल ही बल्कि साइबर हैकेथॉन्स चलाई जा रही हैं इग्नाइट और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर, तो और मीडिया का भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रोल है इसमें कि आम लोगों को, क्योंकि उनको इसकी समझ बिल्कुल नहीं है, तो उनको ये बताया जाए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनको फाइनेंशियली भी, और साइबर क्राइम के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, मीडिया पे इश्यूज आ रहे हैं। तो उस हवाले से सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस के बाद बेसिक कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कैसे अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखना है और रूटीन में चेंज करना है। सो ये बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको अगर लोग फॉलो कर लें तो अपने सही है। सईद अहमद साहब, आपने वाईफाई के, घर के वाईफाई की बात की है, क्योंकि अब हम सार्फिन की बात कर रहे हैं तो उनको एजुकेट करना भी हमारा मकसद है। हमने ये सुन रखा है या स्टडीज़ मतलब कि रिसर्चेज हैं उन पे देखा है कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं या पब्लिक वाईफाई होता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है, और साइबर अटैक वहाँ पर ज़्यादा, हैकर्स वहाँ पर बैठे होते हैं इवन इसी ताक में कि किसके ऊपर मतलब कि हैकर्स अटैक कर सकें। क्या हम किसी मॉल में जाते हैं, हम किसी पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए सेफ़ है, या वहाँ से हमारा डेटा चोरी हो जाना ज़्यादा आसान होता है हैकर्स के लिए? जी, ये एयरपोर्ट्स, मॉल्स और ये पब्लिक वाईफाईज बहुत ज़्यादा उस सेंस में इनसिक्योर है कि इसके थ्रू आपका डेफिनेटली डेटा सिक्योर नहीं होता। तो अगर तो आप 3G और 4G को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। साइबर क्राइम बिल के अंदर इसके हवाले से चीज़ें डाली गई हैं, मगर
इस तरह के एक्टर्स अभी काफ़ी तादाद में हमारी जो FIA और दूसरी एजेंसियों में बहुत प्रेशर है इस हवाले से, तो कि वो इतना ज़्यादा इस वक्त इन्फोर्समेंट की कैपेबिलिटी उतनी अभी नहीं है, तो लोगों को इसमें होना पड़ेगा अपने लिए वो कोशिश करें कि वो पब्लिक वाईफाई पे वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डेफिनेटली इस तरह के खतरे मौजूद हैं। एग्जैक्टली, लोगों को खुद से इसके अंदर थोड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अहमद साहब, सबसे बड़े पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे और हमें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बताते कि हम लोगों का अपना भी कितना रोल है कि हम लोग अगर जाते हैं कहीं पर भी पब्लिक वाईफाई कहीं पर होता है या फिर कहीं किसी मॉल वगैरह में, तो हमें वो जो है वाईफाई वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि हम अपना 3G या 4G इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आपके मोबाइल से अब सब कुछ कनेक्टेड है, मेजॉरिटी लोगों के मोबाइल से कनेक्टेड है। जिनके बैंक अकाउंट्स हैं वो तो कोशिश करते हैं कि अब हम मोबाइल के जरिए, कौन जाता है बैंक में, कौन ये सारा काम कर रहा होता है। आपकी कोशिश यही होती है कि जी यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, उसके लिए आप 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन होती है उसको लाजमी तौर पर करें। आपको कोई कोड आता है वो बराहे करम किसी को नहीं भेजने की ज़रूरत है, वो आपने भेजना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं बुढ़ापे की। बुढ़ापा किसको पसंद होता है और किसको पसंद नहीं होता? कि बूढ़ा ही ना हो, वो बुढ़ापे की तरफ जाए ही ना, वो यंग ही हमेशा दिखता रहे। हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जा सकता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें हयातियात की, तो दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता है कि हमें बुढ़ापा ज़रूर आना है। हम ये तो नहीं जानते हैं कि बुढ़ापे के अमल को रोका कैसे जा सकता है, लेकिन दिन ब दिन हम बुढ़ापे के अमल को सुस्त करने के काबिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि हम 40-50s में हमजा देखें अक्सर, तो वो जो काफ़ी ज़्यादा हमने 40 और 50s में लग नहीं रहा होता कि 40 या 50 के कोई बंदा भी है, नहीं कम लग रहे होते हैं। हाँ जी। अब यही है कि दो लोग 45 साल के आपके सामने हों तो एक आपको 30-32 साल का लग रहा होगा और एक आपको शायद 50 साल का लग रहा होगा, तो ये कैसे हो जाता है? मतलब कि उम्र एक जैसी है तो फिर और कुछ मतलब क्या जाता है कि यार इसकी तो हड्डी ऐसी है, तो ना मतलब कि ये तो बड़ा होगा ही नहीं। लेकिन फिर ये वजह क्या है? कोई वो ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वो आपको यंग नज़र आ रहे होते हैं। आखिर क्या हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में भी कुछ है कि हम चलें उसको रोक तो शायद नहीं सकते, डिले कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं बुढ़ापे को। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करें हमजा, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे साइंसदान समझते हैं कि आपकी जो आदतें हैं और दूसरे बैरूनी अवामिल हैं वो मिलकर बीमारी और बुढ़ापे के खिलाफ आपकी कुदरती मुदाफ़त में एक नई रूप फूंक सकते हैं। और ठंडक या गर्मी का एहसास, जो अगर बात कर लें, भूख और सांस का उखड़ना आपके अंदर मौजूद इस मुदाफ़त को जगा सकता है इन चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही है और यही हमने बात करनी है कि क्या मामला है, किस तरीके से हम अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा लेट हो जाओ, अभी ज़रूरत नहीं आने की, और उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करनी चाहिए। हम बात करेंगे माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर आयशा चौधरी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये दुआ करें कि अब जो सिचुएशन चल रही है बुढ़ापे की एज आए जो उसके बाद ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पेंडेमिक्स आ रही हैं और अल्लाह हम सबको मतलब कि ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे कि आप अपने बुढ़ापे की एज को पहुँचें, बुढ़ापे को ना पहुँचें, क्योंकि हमने बुढ़ापे पे पहुँचने नहीं देना। और ये हमने आपसे जानना है कि क्या बुढ़ापे को कंट्रोल करना, डिले करना, रोकना हमारे इख्तियार में है? अच्छा, इसको रोकना हमारे में नहीं है। अच्छा। लेकिन इसको हम इस प्रोसेस को अ लिटिल बिट स्लो डाउन, मतलब हम इतना कर सकते हैं। वो इस तरह के एक तो होती है इंट्रिंसिक एजिंग, जो कि हमारे अंदरूनी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, इनके अंदर कुछ एजिंग के साइंस आने हैं, वो तो आने ही आने होते हैं। एक होती है एक्सट्रिंसिक एजिंग जो हमें नज़र आ रही है, लाइक हमारी स्किन के ऊपर, क्योंकि मुझे तो स्किन से ज़्यादा वो है मेरा इंटरेस्ट, तो हम इंट्रिंसिक एजिंग को उतना नहीं डिले कर सकते। जिस चीज़ ने जिसने एज होना है उसने होना है, लेकिन जो हम नज़र आ रहे हैं उस चीज़ को हम कुछ ना कुछ करके बेहतर बना सकते हैं और स्लो डाउन इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? मतलब अच्छा, ये बताएं ना, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है, कैसे कर सकते हैं? उसमें ये है कि ईट राइट, डू राइट एंड थिंक राइट। व्हाट इज राइट? ईट राइट में क्या राइट है? ईट राइट में ये है कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें विटामिन सी है, जिसके अंदर लाइकोपीन्स होते हैं, जिसके अंदर कैरोटीन्स होते हैं। थोड़े से डिफ़िकल्ट और डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों में होते हैं। जैसे विटामिन सी है फॉर एग्जांपल, वो हमारी बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो हमें बाहर से ही लेना है। तो वो हमें हर किसी को ऑलमोस्ट पता है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें होता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स होती हैं नाम से ईजी है जानने के लिए कि कैरेट्स में,
ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी स्किन को भी और हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं कि अगर हम कैरेट्स लेते हैं या टोमेटोज लेते हैं या पपीता स्पेशली, जो कि टेस्ट किसी को पसंद है किसी को नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्रूट है, जवान रहने के लिए तो हम कुछ भी खा सकते हैं और वैसे भी फ्रूट है। लाइकोपेन्स होते हैं ये भी कैरेट्स में और टोमेटोज में, और जितने भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए भी, स्किन को वो अपना नेचुरल वाला ह्यू देते हैं। एक तो ये जैसे कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरीज खाता है या जो कैरेट का जूस पीता है, ऑरेंज जूस पीता है, उसकी स्किन बहुत फ्रेश होती है, बिकॉज स्किन के ऊपर और हमारा जो ओवरऑल एक हमारी कॉस्मेटिक अपीयरेंस है उसके ऊपर हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, जिसको हम इतना समझते नहीं हैं, बिकॉज हम कहते हैं हमने खा लिया है, पता नहीं स्किन के ऊपर आता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोल है। तो हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को सबसे पहले बेहतर करें। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे तो ये है। फिर आपने डू राइट में ये आता है कि आपने अपना जो एक डेली आपका स्केड्यूल बना हुआ है, लाइफ स्टाइल है, उसको आपने ठीक करना है, जिसमें हमने एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स थ्राइस अ वीक, ओके, हफ्ते में 3 बार। और आपने रैपिड वॉक करनी, इस तरह आपकी स्पीडी वॉक हो के आप वॉक करते हुए एक सेंटेंस पूरा मत बोल ना सकें, आप थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ हो, वो वॉक। ऐसा नहीं कि आराम से चलते फिर फोन पे बात कर रहे हैं, वो वाली वॉक नहीं, वो वॉक नहीं, वो एक कॉस्मेटिक वॉक है, वो नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपके सोने और जागने की जो रूटीन है, एटलीस्ट जो अब हमारी एज है लाइक 30 प्लस पे जाके 7 आवर्स पर डे की स्लीप जो है आपकी होनी चाहिए। वो बेशक आप एक ही गो में ले लें, रात में पूरी कर लें, या बेहतर है कि दिन में भी आप कोई 30 मिनट्स टू 1 आवर की स्लीप का जो है वो अपना टाइम रखें, नैप लें। बाकी वाटर इनटेक आपका बहुत ज़रूरी है, वो आप जो है वो करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो स्ट्रेस का फैक्टर है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो स्ट्रेस आप देखेंगे, जो बंदा कहते हैं कि इसको देख के लग रहा है इसको तो कोई परेशानी है ही नहीं लाइफ में, इतना जवान है और हमेशा से जवान ही है, तो ये एक बात साइंटिफिकली प्रूव भी है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो आपकी अंदर मतलब बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करते हैं जो आपको एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। आपकी बॉडी के जो मसल्स की प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, उसके साथ आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो हार्मोन्स आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क करते हैं। तो ये जो एक हम सोचते थे कि मिथ है कि जी परेशान है तो रंग भी काला होना शुरू हो गया, तो ये एक बात इसमें लॉजिक है, ये रिसर्च बेस्ड चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मतलब ओवरऑल अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं और खुश रहें, और स्ट्रेस तो हर किसी को आती है, लेकिन इट इज़ अप टू यू कि आपने उसको कैसे डिसिपेट करना है, कैसे मैनेज करना है। अच्छा, अगर हम मेडिकली देख रहे हो चीज़ों को, तो एक शख्स जो है वो सही मानों में अगर हम उसको कहें कि डाइट भी फॉलो करे, हर चीज़ को मतलब डू राइट डू ईट वो हर चीज़ कर फॉलो करे, तो वो बुढ़ापे की तरफ जब जाएगा तो वो कौन सी एज में लगेगा कि हाँ भाई बूढ़ा हो रहा है अपने? अच्छा, अब ये भी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो एक्सरसाइज गीक्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उनका बुढ़ापा तो 60 प्लस पे जाके भी आप उनको फिजिकली इतने वो फिट होते हैं कि आप उनको मतलब, अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाह रही, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ एक्टर्स हैं जिनको आप कहते हैं यार ये तो बहुत यंग है अभी तक, वो अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो अपने ऊपर उनकी 15-20 साल की मेहनत होती है पीछे से, बल्कि वो बचपन से उसी फेज में चल रहे होते हैं। तो ये एक ही दिन में या एक ही सेटअप में बैठ के हम इस चीज़ को नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसमें ना कि आप अपनी एजिंग। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास कि जी कि अब मैं तो ये लाइफस्टाइल नहीं अपना पा रहा हूँ या अपना पा रही हूँ, तो डॉक्टर साहिबा कोई ऐसे ट्रीटमेंट करें कि मैं तो बेहतरीन मतलब कि जवान लगना शुरू हो। हाँ, ट्रीटमेंट्स बहुत आ गई हैं कॉस्मेटोलॉजी में, जैसे स्किन फेस के लिए भी बहुत सारी आ गई हैं। आप अगर आपकी ओवरऑल आपकी जिस्म बेहंगम सा है और पेट लटक रहा है सारा, उसमें लाइपोसक्शन आ गई है। फिर फेस के लिए आपके थ्रेड्स आ गए, इसमें थ्रेड लिफ्ट हो जाता है। बाकी माइक्रो नीडलिंग झुर्रियां पड़ जाती है तो वो उनको भी वो बिल्कुल आपको सेफ है, एब्सोल्युटली। ये जो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं बहुत, और दूसरा ये कि आप एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में हैं कि नहीं है, आप किस सेटअप में हैं, वो क्वालिफाइड बंदा है कि नहीं है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी अपना टाइम इस चीज़ को देना चाहिए कि जिस सेटअप में आप जा रहे हैं इज़ ही और शी इज़ क्वालिफाइड इनफ टू ट्रीट यू, क्योंकि हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर वो है जो कॉम्प्लिकेशंस एक तो पेशेंट को थोड़ा सा पहले काउंसल कर दे के हो सकती हैं, और दूसरा अगर हो भी जाती है तो फिर उसको डील कर लें। कॉम्प्लिकेशंस मुझसे भी होती हैं, हर किसी से होती हैं, उसको ट्रीट करें।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और जो फेस के प्रोसीजर्स हैं जिसमें माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, थ्रेड्स हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, ये सब लोग करा रहे हैं। इन सब के बाद इन सब यंग लगना शुरू हो जाता है फॉर अ ईयर मैक्सिमम। उसके बाद रिपीट करानी पड़ेगी 6 मंथ टू ईयर वन ईयर, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ नहीं है, नेचुरल नहीं है। अच्छी परमानेंट चीज़, या वही है जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट में दी है, जो हम अपने ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्कवर जितनी चीज़ें भी की हैं उसका हमें वो ख्याल लाइफ लॉन्ग भी रखना बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बेहतर कीजिए, आप अपना स्ट्रेस ना लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह 7